To all of you, I am back again. तो हम कहाँ पे थे? हाँ, वी आर ऑन द पेज 21, जिसमें राइटर ये कह रहा था कि उन्होंने हमें अक्सर देखा है जो लोग बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं या बहुत जल्दी उनको इरिटेशन आ जाता है, गुस्से में रहते हैं, वो उनके सामने ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं जिसमें लोग उनको अब्यूज़ करेंगे, उनके ऊपर वर्बल अटैक करेंगे, उनको अटैक करेंगे, फिज़िकल रूप से भी कर सकते हैं, या फिर दूसरे एंग्री पीपल उनके सामने ज़्यादा आते हैं। तो इससे होता क्या है कि वो सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शंस उनको बार बार दें। मतलब एंगर अगर अंदर है तो उनके सामने भी एंग्री पीपल ही ज़्यादा आएंगे और उनको अपना एंगर एक्सप्रेस करने की नीड ज़्यादा पड़ेगी। इसका मतलब कहने का ये है कि जो अंदर है वही बाहर है उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। They have a strong emanation for anger that certain people pick up subliminally and that trigger their own latent anger. जो चीज़ उनके अंदर पड़ी होती है वो चीज़ सामने वाले को दिखती है, और अगर सामने वाले को वो चीज़ फील हो रही है तो कहीं ना कहीं वो सामने वाला भी उसी तरीके की चीज़ को अंदर ले लेता है और वो उसके अंदर उस तरह के इमोशन को बाहर आने के लिए ट्रिगर कर देती है, जो कि उसके अंदर भी दबा पड़ा है। इफ़ यू हैव डिफ़िकल्टी फीलिंग योर इमोशन, स्टार्ट बाय फोकसिंग अटेंशन ऑन द इनर एनर्जी फील्ड ऑफ योर बॉडी। अगर आपको अपने इमोशंस को बारे में अवेयर नहीं है और आपको उनको समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप अपने अंदर क्या फ़ील कर रहे हैं, इनर एनर्जी फील्ड, मतलब कि एट दैट टाइम आप किस तरह से फील कर रहे हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपकी एनर्जी फील्ड इस समय कैसी है, प्यार वाली है, गुस्से वाली है, हेट्रेड वाली है, रोने वाली है, कैसी फील आपके अंदर इस समय जनरेट हो रही है। एक जो जनरल इमोशन है बॉडी का वो क्या है। फील द बॉडी फ्रॉम विद इन, अपनी बॉडी को अंदर से महसूस करने की कोशिश करिए। दिस विल आल्सो पुट यू इन टच विथ योर इमोशन, ये आपको आपके इमोशन से भी टच में रहने के लिए हेल्प करेगा, आपको टच में रखेगा। वी विल एक्सप्लोर दिस इन डिटेल इन लेटर पेजेस। फिर पॉज है, आप इस चीज़ पे विचार करिए, जहाँ जहाँ उन्होंने पॉज दिया है ना वहाँ वो चाह रहे हैं कि आप इस पॉइंट को गौर से फिर से पढ़ें और इस पे विचार करें। यहाँ पे वो क्या एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि आप अपने अंदर जो आप जनरेट कर रहे हैं हर समय, उसको खोजिए, उसको जानने की कोशिश करिए ताकि आप उसको समझ सकें, उस पर विचार कर सकें और उसमें जो भी चेंजेस लाने हैं उसके ऊपर काम कर सकें। Again question is, you say that an emotion is the mind reflection in the body, but sometimes there is a conflict between the two. The mind says no while the emotion says yes, or the other way around. आप कह रहे हैं कि जो इमोशंस हैं वो बॉडी के द्वारा माइंड का रिफ्लेक्शन है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों लोग अलग अलग बातें करते हैं। माइंड कहेगा वन यस तो बॉडी कहेगी नो, इमोशंस कहेंगे यस तो माइंड कहेगा नो, या फिर इसी तरह का बहुत कुछ ऐसा चलता रहता है। Then Eckhart says, if you really want to know your mind, the body will always give you a truthful reflection. अगर आप वास्तविकता में अपने मन को जानना चाहते हैं, माइंड को जानना चाहते हैं, तो शरीर आपका हमेशा सच रिफ्लेक्ट करेगा। सो लुक एट द इमोशंस और रादर फील, इसलिए आप उन इमोशन को देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, और सबसे अच्छा क्या होगा कि उसको महसूस करने की कोशिश करिए। अपनी बॉडी में कैसा क्या जनरेट कर रही है। इफ़ देयर इज़ एन अपरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दैम, अगर ऐसा प्रतीत तौर पे ऐसा है कि उनके बीच में विरोधाभास है, द थॉट विल बी द लाई, इसका मतलब वो विचार जो है वो झूठ है। द इमोशन विल बी द ट्रूथ,
इमोशन जो आ रहा है वो सच है। विचार तो झूठ सच दोनों हो सकता है, क्योंकि विचार आप माइंड के द्वारा करोगे, और जो इमोशन आ रहा है वो एक बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स आता है, जो आपकी एग्जैक्ट फीलिंग होती है। फीलिंग ज़्यादा ट्रू होती है। विचार विचार आरोपित भी हो सकता है, लेकिन फीलिंग आपके अंदर से आती है कि आप उस चीज़, क्योंकि वो कोर का पार्ट है। नॉट द अल्टीमेट, अल्टीमेट सच नहीं है, लेकिन आप जिन दो की बात कर रहे हैं उनमें जो है वो इमोशंस आर मोर ट्रुथ देन द थॉट। यानी कि एक रिलेटिव ट्रुथ है ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड एट दैट टाइम। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्लैरिटी में सच क्या है, तो आपका कॉन्फ्लिक्ट भी दूर हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सरफेस थॉट एंड अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस इज सर्टेनली कॉमन। सरफेस पे हमारे जो विचार आ रहे हैं और जो हमारे अनकॉन्शियस में जिनके बारे जो हमें अज्ञात हैं, हमारे माइंड में जो प्रोसेसेस चलती रहती हैं, उनके बीच में विरोधाभास बहुत कॉमन है। यू मे नॉट येट बी एबल टू ब्रिंग योर अनकॉन्शियस माइंड एक्टिविटी इनटू अवेयरनेस एज थॉट। आप अभी इस अवस्था में नहीं है कि आपके अनकॉन्शियस में जो भी एक्टिविटी चल रही है, जो वो उसको आप अपनी जानकारी में ला सकें और वो आपके कॉन्शियस में एज थॉट विचार व्यक्त हो सके। बट इट विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्टेड इन द बॉडी एज एन इमोशन। लेकिन ये जो अनकॉन्शियस में पड़ा हुआ है, ये आपके शरीर में एक भावना के तरह से हमेशा रिफ्लेक्ट होता है। बट जो इमोशन, आप जिस इमोशन को आप पकड़ सकते हैं या उसके बारे में आप अवेयर हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या है वो चीज़, ये ज़रूरी नहीं है आप विचार तक ले आ पाएँ उसको। यानी कि सब कॉन्शियस से कॉन्शियस में आप उसको ला पाएँ, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो क्या इमोशन जनरेट कर रहा है आपकी बॉडी में, ये आप इससे आप अवेयर हो सकते हैं। टू वॉच एन इमोशन इन दिस वे इज़ बेसिकली the same as listening to or watching a thought, which I described earlier. इस इमोशन को वॉच करना इस तरीके से सेम वही चीज़ है जैसे आप अपने विचारों को देखते, वॉच करते या सुनते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा है। The only difference is that while a thought is in your head, जो विचार है वो आपके सिर में है, हेड में चल रहा है, और एक जो इमोशन है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, ये जो कि हम प्राथमिक तौर पे अपने शरीर में महसूस करते हैं। यू कैन देन अलाउ द इमोशन टू बी देयर विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय इट। अब जब आपको पता चल गया है कि आपके अंदर फलाना इमोशन आप जनरेट हो रहा है, तो आप उसको जान कर उसको स्टिल वहीं पड़ा रहने देंगे। आप अवेयर हो जाएंगे जस्ट, और उसको ऐसे ही वहाँ पे पड़ा रहने देंगे, और उसके द्वारा अब आप कंट्रोल नहीं होंगे, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि सर्टेन थॉट की वजह से ये चीज़ अनकॉन्शियस में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पड़ी हुई है, जो हमारी बॉडी में ये इमोशन रेपिटेडली जनरेट कर रही है। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि इट्स लाइक अ ड्रामा जो बैकग्राउंड में चल रहा है, और बैकग्राउंड में ड्रामा म्यूज़िक और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमको इफ़ेक्ट कर रही है, और हमारे अंदर उस ड्रामे के जो भाव है मेन, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इमोशन के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे कि हम जैसे सीरियल्स में नहीं देखते हैं कि सैड म्यूज़िक चल रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, सैड हो जाएगा, हमारी बॉडी उसमें पूरी तरीके से खो जाती है, और हमारे वो भी कहीं ना कहीं वो सैडनेस फील कर रही होती है, मगर उसका ध्यान उस समय इसलिए उस पर नहीं होता है कि आउट ऑफ सीरियल के ड्रामा की वजह से वो फील कर रही है। कि जिस पल हमें समझ में आता है अरे क्या मैं कहाँ खो गया हूँ, ये तो ड्रामा था,
उस पल वो अपने आप को उस इमोशन से सेपरेट कर लेती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं कि हम समझ नहीं पाते हैं। जब हम समझने लगते हैं तो वो इमोशन साइड बाय साइड में पड़ा भी रहेगा, लेकिन अब आपको वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। शुरू में उतना नहीं करेगा, धीरे धीरे आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ना कम हो जाएगा। यू नो लॉन्गर आर द इमोशन, यू आर द वॉचर। आप अब इस ज़्यादा देर तक वो इमोशन नहीं है, आप एक दृष्टा हैं इसमें। द ऑब्जर्विंग प्रेजेंस, कौन? वो जो कि अब आप उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रही है, और जैसे कह सकते हैं ऑब्ज़र्व करने वाली प्रेजेंस है आप। इफ़ यू प्रैक्टिस दिस, ऑल दैट इज़ अनकॉन्शियस इन यू विल बी ब्रॉट इन टू लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो जितना भी कुछ आपके अंदर अनकॉन्शियसली पड़ा हुआ है वो कॉन्शियसनेस की ज्ञान में आ जाएगा, लाइट में आ जाएगा। और जब हम कॉन्शियसली उस चीज़ को जान लेते हैं तो हमको पता है कि उसके साथ में हमें कैसे डील करना है, ठीक है, किस तरीके से हम उस चीज़ से अपने आप को फ्री कर सकते हैं। अपने आप माने जो हमारा बीइंग है वो कैसे उन चीज़ों को समझते हुए बिना उनका इम्प्रेशन अपने ऊपर लिए एक फ्री उसमें रह सकती है, इनर स्टिलनेस में रह सकती है, प्रेजेंस में रह सकती है, खुश रह सकती है। क्वेश्चन, सो ऑब्जर्विंग आवर इमोशन इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज ऑब्जर्विंग आवर थॉट। इसका मतलब अपने इमोशंस को ऑब्ज़र्व करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि अपने विचारों को ऑब्ज़र्व करना। यस, मेक इट ए हैबिट टू आस्क यू सेल्फ। अपने से क्वेश्चन पूछने की आदत डालिए। व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड मी एट दिस मोमेंट। इस पल मेरे अंदर क्या चल रहा है। द क्वेश्चन विल पॉइंट यू इन द राइट डायरेक्शन। ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ये आपको सही दिशा में इंगित करेगा। बट डोंट एनालाइज, मगर इसको एनालाइज मत करिए, जस्ट उसको वॉच करिए। फोकस, अपना जो ध्यान है उसको अंदर केंद्रित करिए। फील द एनर्जी ऑफ द इमोशन, इस इमोशन की एनर्जी को फील करिए। इफ़ देर इज़ नो इमोशन प्रेजेंट, अगर यहाँ पे कोई इमोशन प्रेजेंट नहीं है था, टेक योर अटेंशन मोर डीपली। अपना जो ध्यान है वो और गहराई में ले जाइए। अपनी अंदर की से भी अंदर जो एनर्जी फील्ड है उस तक पहुँचिए। जब आप उस चीज़ तक पहुँच जाएंगे, इट इज़ द डोरवे टू इनटू बीइंग। यही आपने आत्मस्वरूप में स्थिर की स्थिति में पहुँचने का द्वार है कि अंतर से भी अंतरतम आपका कौन सा भाव पड़ा हुआ है जो आपको गवर्न कर रहा है, जिसको आपको जानना है, कॉन्शियस में लेके आना है। देन उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है, जो उसके ऊपर कार्य करने वाला है लेट गो करना है, लव से फील करना है, फॉरगिव करना है, खुद को फॉरगिव करना है, वो जो भी उसके अकॉर्डिंग करना है वो उस पर काम करना है। एंड अपने आप को अपनी बीइंग में, इनर सेल्फ में स्थिर रखना है और अपने अंतरतम पार्ट को एकदम फ्री रखना है। यही हमारे आप को अपनी आत्म स्थिति में पहुंचाने का द्वार है। पॉज है यहाँ पे अगेन। एन इमोशन यूजुअली रिप्रेजेंट एन एम्प्लीफाइड एंड इनर्जाइज्ड थॉट पैटर्न। एक जो इमोशन होता है वो हमें ज़्यादातर एक एम्प्लीफाइड और हाई एनर्जी वाली थॉट पैटर्न को व्यक्त करता है, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ इट्स ऑफन ओवर पावरिंग एनर्जेटिक चार्ज, क्योंकि ज़्यादातर ये बहुत हाई एनर्जी लेके आता है। इट इज़ नॉट ईजी इनिशियली टू स्टे प्रेजेंट इनफ टू बी एबल टू वॉच इट। शुरुआत में बहुत आसान नहीं होगा इसमें
उस मोमेंट में स्थिर रहना कि आप उसको वॉच कर पाएँ, क्योंकि वो आप पे हावी होने लगता है। इट वॉन्ट टू टेक यू ओवर, ये आपके ऊपर हावी होना चाहता है। एंड यूजली सक्सीड, और ज़्यादातर सक्सीड कर जाता है। इसके प्रभाव में आ जाता है और आप उसी में दुखी हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे एंड एंगर में चले जाएंगे। जो भी इमोशन जनरेट हो रहा है ये आपको अपने अनुरूप चलाने लगता है। जब तक चलाएगा अनलेस देयर इज़ इनफ प्रेजेंस इन, जब तक आपके अंदर मतलब भर का वो प्रेजेंस ना आ जाए, खुद की प्रेजेंस ना आ जाए, खुद की यानी कि इनर सेल्फ की प्रेजेंस ना आ जाए। आप दोनों को मिक्स एंड मैच ना करें, अपने आप को हो उससे सेपरेट आउट करके देख सकें और जो प्योर प्रेजेंस है उसमें स्थिर हो सके। इफ़ यू आर पुल्ड इन टू अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन विद द इमोशन, अगर आप जो हैं उस इमोशन के चलते आपके अंदर जो भी अनकॉन्शियस आइडेंटिटी पड़ी हुई है उधर खींच के चले गए तो आप अपनी प्रेजेंस को खो देंगे, विच जो कि अक्सर होता रहता है। द इमोशन टेम्परेली बिकम्स यू, जो भावना है वो अस्थिर तौर पे आप बन जाती है। ऑफन अ विशियस सर्कल बिल्डअप बिटवीन योर थिंकिंग एंड द इमोशन, और ये एक कभी ना एंड होने वाला एक साइकिल जैसा बन जाता है कि विचार कर रहे हैं, भावनाओं में फंस रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मतलब माइंड सिर्फ सोच रहा है और उन इमोशंस को फील कर रहा है। दुख में जा रहा है, दुख में जा रहा है, गुस्से में जा रहा है, विचार वरी में जा रहा है, सोच रहा है ऐसा होता है, ऐसा क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। मतलब माइंड और इमोशन का कलेक्टिव एक वो आ जाता है, दोनों जो हैं उस प्रेजेंस पर हावी हो जाते हैं, ये एक दूसरे को भोजन प्रदान करते हैं। दे फीड ईच अदर। द थॉट पैटर्न क्रिएट ए मैग्नीफाइड रिफ्लेक्शन ऑफ इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ इमोशन। जो विचार है वो इमोशंस का एक मैग्नीफाइड वो रिफ्लेक्शन तैयार कर देते हैं। एंड द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ इमोशनल, जो इमोशन की जो हाई फ्रिक्वेंसी हो जाती है, वाइब्रेट करती है, वो जो है इतनी अच्छी ज़्यादा हाई एनर्जी में आ जाती है कि वो ये जो हमारा बेसिक जिस थॉट के ऊपर ही सारा कुछ बना हुआ है ना, वो उसको फीड करती रहती है। मगर जैसे जैसे इमोशन हाई होगा वैसे वैसे हम उस थॉट को और ज़्यादा सोचते जाएंगे और ज़्यादा सोचते जाएंगे, और ये एक नेवर एंडिंग हो जाता है। जैसे किसी को कंप्लेंट करना स्टार्ट करते हैं ना तो हम सेल्फ पिटी में जाते रोते जाते, फिर उसको बहाना देंगे, तुम ये तुम वो, या वो मैं ऐसी हूँ, मुझे ये तकलीफ़ है, या तो ये क्या है, ग्रीफ में जाना। एंड फिर कुछ डायलॉग्स आते आते और ग्रीफ फील करना, फिर ग्रीफ चल के और फील करते फिर कुछ ना कुछ ऐसा जनरेट करना जिससे और ग्रीफ फील होगा। इसलिए ये विशियस नेवर एंडिंग सर्किल बन जाता है। बाय dwelling mentally on the situation, event और person that is perceived cause of emotion। हाँ, वही ये कह रहे हैं कि उस व्यक्ति विशेष के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में या उस घटना के बारे में सोचे जाना जो भी उस समय का जो इमोशन जनरेट हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमें महसूस होता है। द फोर्थ थॉट फीड एनर्जी टू द इमोशन, थॉट इमोशन को एनर्जी खिला रही है, और जो इमोशन है वो थॉट पैटर्न को एनर्जाइज कर रहा है, और ये इसी तरह चलता रहता है। बेसिकली ऑल इमोशंस आर मॉडिफिकेशन ऑफ वन primordial undifferentiated emotion that has its origin in the loss of awareness of who you are beyond name and form। बेसिक तौर पे जो इमोशंस हैं हमारे जो सबसे पहले का जो स्वरूप है प्राइमरी तौर पे से भी प्राइमरी अनडिफ्रेंशिएटेड, कोई ऐसा इमोशन है जिसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, दैट हैज़ इट्स ओरिजिन इन लॉस, तब
इसका जिसका तब ओरिजिन हुआ होता है जब हमने अपनी अवेयरनेस को खो दिया होता है कि हम वास्तविक में हैं कौन। ठीक है, नेम और फॉर्म में नहीं, जो हमारा ओरिजिनल सेल्फ है, जब हम उससे अलग हो जाते हैं उस समय जो इमोशन जनरेट हुआ होता है वही बेस में पड़ा होता है, जो आगे मॉडिफाई होके डिफरेंट डिफरेंट रूप ले लेता है। Because of its undifferentiated nature, it is hard to find name that precisely described this emotion. क्योंकि हम ये नहीं जान पाते हैं कि ये इसका स्वभाव क्या है, ये इसलिए इस इमोशन को डिस्क्राइब करना प्रिसाइज तरीके से हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। Fear comes close, but apart from a continuous sense of threat, it also includes a deep sense of abandonment and incompleteness. Fear हो सकता है, लेकिन इससे भी दूर क्या हो सकता है, लगातार भय की स्थिति में बना रहना, और इसमें डीप सेंस होता है परित्याग का डर और इनकम्प्लीट होने का भय होता है। तभी तो हमें दूसरे लोग चाहिए होते हैं। जहाँ हम अनसेफ महसूस करेंगे वो हम थ्रेट में रहेंगे, थ्रेट में कि कहीं हमें हमसे अलग ना हो जाए, क्योंकि हमें दूसरे की ज़रूरत है, वो हमें पूरा करता है। तो ये सारी चीज़ों को क्या पूरा करने के लिए जो बेस आएगा वो फियर का आएगा। लेकिन ये एक चीज़ नहीं है, ये एक सब चीज़ का कलेक्शन हो सकता है, इसलिए बेसिक इमोशन को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। It may be best to use a term that is undifferentiated as the basic emotion and simply call it pain. जितने भी तरीके के इमोशंस हैं उनको अगर हम कैटेगराइज ना करें तो एक बेसिक टर्म निकल के आता है। सभी इमोशंस का बेस क्या है, दर्द महसूस करना, इसलिए इसको पेन कह सकते हैं हम। वन ऑफ द मेन टास्क ऑफ द माइंड इज़ टू फाइट और रिमूव दैट इमोशनल पेन, which is one of the reason for its incessant activity, but all it can ever achieve is to cover it up temporarily. तो जो ये हमारे बेस में पेन पड़ा हुआ है, हमारे माइंड का मेन उद्देश्य क्या होता है कि हर एक व्यक्ति खुद को उस दर्द से अलग रखना चाहता है। तो अलग रखने के लिए माइंड का उपयोग करेगा, तो माइंड विचार करेगा कि कैसे मैं इस दर्द से छुट्टी पा सकता हूँ। तो उसका सारा का सारा फोकस जो है उसी पे रह जाता है। लेकिन वो उसको, क्योंकि वो जब तक खुद को नहीं समझेगा पेन को फील करता रहेगा और उस पेन को से या तो भागता रहेगा या उसको कवर करने की कोशिश करता रहेगा। इनफैक्ट द हार्डर द माइंड स्ट्रगल टू गेट रिड ऑफ द पेन द ग्रेटर द पेन। जितना वो कोशिश करता रहेगा उससे छुटकारा पाने के लिए, उतना ही the mind can never find a solution nor can it afford to allow you to find a solution. माइंड खुद से इसका सॉल्यूशन प्राप्त नहीं कर सकता और ना आपको प्राप्त करने देगा, बिकॉज इट इज़ सेल्फ ए इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि उस प्रॉब्लम का ये खुद ही एक पार्ट है। कल्पना, इमेजिन अ चीफ ऑफ पुलिस ट्राइंग टू फाइंड एन आर्सोनिस्ट व्हेन द आर्सोनिस्ट इज़ द चीफ ऑफ पुलिस। अगर कोई गुनाहगार को पाने ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो अगर चीफ ऑफ पुलिस ही गुनाहगार निकले तो वो पुलिस कैसे उसको ढूंढ पाएगा। यू विल नॉट बी फ्री ऑफ दैट पेन अंटिल यू सीज टू ड्राइव योर सेंस ऑफ सेल्फ फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड। आप उस दर्द से कभी भी फ्री नहीं हो सकते जब तक आप उस सीज टू ड्राइव योर सेंस ऑफ सेल्फ फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द माइंड। जब आप वो उसको उस तरीके से सोचना देखना बंद कर दें कि
ये जो माइंड है, माइंड के द्वारा उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने से खुद को अगर आप नहीं रोक पाएंगे तब तक आप उस पेन से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज भी कर रहे हैं तो अपने माइंड के हिसाब से कर रहे हैं, है ना। हम क्योंकि पड़ा हुआ है मन में, जब तक हम माइंड के द्वारा नहीं सोचना छोड़ेंगे तब तक हम उस चीज़ से मुक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइंड में ही वो पेन पड़ा हुआ है और माइंड ही उस पेन को जनरेट करने का कारण है, क्योंकि वो लेट को नहीं करने देता चीज़ों को। तो हम कैसे माइंड का यूज़ करके छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि उसी में ट्रैक भी है ना, उसको कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा और उससे खुद को सेपरेट करना पड़ेगा, तब जाके हम निकल सकते हैं। माइंड चाहता ही नहीं है कि वो उस चीज़ से फ्री हो पाए, ये ही ईगो का पार्ट है। द माइंड देन ट्रॉपल्ड फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ पावर एंड बीइंग रिवील्स इटसेल्फ एज योर ट्रू नेचर। माइंड जो है अपनी पावर को छीनता हुआ महसूस करता है, और तब जब आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे तब आप अपनी पावर को पा लेंगे और आप अपने ट्रू नेचर को समझ पाएंगे, व्यक्त कर पाएंगे। तब आपके सामने आपका वास्तविक स्वभाव खुल के आ पाएगा, जब आप अपने माइंड को उस चीज़ से फ्री कर पाएंगे। Yes, I know that what you are going to ask.